11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट हो चुका है और इनर्शिया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक तो गैलीलियो थ्योरी में इनर्शिया वर्ड को यूज किया गया था, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हाउ टू डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? देखिए, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि फिजिक्स में आई हुई सब क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ क्वांटिटीज किसी भी पर्टिकुलर मैटर की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब यहां पर इनर्शिया से बात करेंगे कि इनर्शिया ओनली एक ओबीडिएंट प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Clear? Inertia belongs to the only property of an object. Clear that? ये not a physical quantity, ये प्रॉपर्टी है। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी विद्यमान होती है ऑलरेडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो बेटा रेस्ट में रखा हुआ है तो ऑलरेडी वो रेस्ट में रहेगा। और कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, या फिर कंटिन्यूसली कोई ऑब्जेक्ट है जो कंटिन्यू मूव ऑन है, मतलब मूविंग फॉर्मेट में है। और वो कब तक मूविंग कंडीशन में रहेगा? वो तब तक मूविंग कंडीशन में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, ठीक है। अब सबसे पहले आता है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। हाउ टू मेजर दिस इनर्शिया? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इनर्शिया तो आपने बता दिया कि इनर्शिया होता है, लेकिन इसको मेजर कैसे करें, या किस पैरामीटर पे इसको बोला जाएगा कि यहां पर लो इनर्शिया होगा या फिर हाई इनर्शिया होगा। तो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज बिलोंग्स टू द मास, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज बिलोंग्स टू द मास। क्लियर? अब देखिए, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कार एंड ट्रक, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता है मास ऑफ कार इज लेस देन मास ऑफ ट्रक। ऑब्वियसली आप अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रक एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है और कार के कंपेयर में इसका जो मैक्सिमम मास होता है वो ज्यादा होता है। तो बताइए, अगर कार का मास लो है, कार का मास लो है, तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा? डाउन होगा। इसका मतलब यहां पे बोलेंगे ना लो इनर्शिया। क्या बोलेंगे बेटा? लो इनर्शिया। और इधर क्या बोलेंगे? हाई इनर्शिया। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे? हाई इनर्शिया। अब लो इनर्शिया का मीनिंग है कार रिक्वायर मिनिमम फोर्स टू मूव। कार require minimum force to move, while truck require maximum force to move। क्लियर? तो यहां पर आपको अच्छी तरह पता है कि अगर कार का मास कम है और ट्रक का मास ज्यादा है, तो कार के हिसाब से इनर्शिया क्या होगा बेटा? लो होगा। और ट्रक के रिगार्डिंग इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर इसका लो इनर्शिया है तो उसका सिंपल सा मीनिंग है कि दैट इज रिलेटेड। स्टूडेंट, अगर कार का लो इनर्शिया है तो दैट इज रिक्वायर्ड टू मिनिमम फोर्स। अगर कार का बेटा हाई इनर्शिया है, दैट इज रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब यहां पे इनर्शिया को तो एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि भाई इनर्शिया क्या होता है। और इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो इंडिविजुअली रेस्ट में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इंडिविजुअली वो मोशन में रहेगा, अनलेस टू एप्लीकेबल फोर्स। अब यहां पर बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इनर्शिया में मैं आपको नंबर ऑफ 3 टाइप का इनर्शिया डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। टाइप ऑफ इनर्शिया
इनर्शिया में आपके नंबर ऑफ 3 जोन यहां पे डिसाइड किए हैं, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं इसे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन और इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट हैव द टेंडेंसी टू स्टे इन द रेस्ट कंडीशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। क्लियर? किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर रेस्ट में कंडीशन है तो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि वो रेस्ट में रहना ही पसंद करेगा। क्लियर? कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट हैव टू टेंडेंसी टू स्टे इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट हैव टू टेंडेंसी टू स्टे इन रेस्ट। क्लियर? ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? रेस्ट में रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है तो ये फिर रेस्ट में रहने का ही ट्राई करेगा। क्लियर? सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। कहां पर है? सेकेंड कॉन्सेप्ट है इनर्शिया इन मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हैव टेंडेंसी टू स्टे इन रेस्ट तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हैव टू टेंडेंसी टू स्टे इन मोशन। क्लियर? अगर ये v वेलोसिटी से मूव ऑन कर रहा है तो फिर आपका स्टार पॉइंट क्या बोलता है कि जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव ऑन रहेगा। क्लियर? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर टर्न पर आप मान लो सीधा जा रहे हो, कहां जा रहे हो? सीधा। तो आपको सीधा कहां जाना था? उस डायरेक्शन में जाना था। अब आपको सीधा इस डायरेक्शन में जाना था लेकिन अब यहां पे शार्प टर्न हो गया। अगर शार्प टर्न हो गया तो ऑटोमेटिकली फिर आपको इधर टर्न करना पड़ेगा और आप टर्न करते हो तो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो। अगर बाय द वे आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, क्लियर? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर व्हीकल जैसे मान लो बाइक वगैरह चला रहे हो तो आपको हैंडल को घुमाना पड़ेगा। अगर माना कि आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो सीधा कहां जाओगे? सीधा आप जाओगे रोड से नीचे। क्लियर? यही रीजन होता है कि जहां टर्निंग वाले रोड होते हैं वहां पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अप्लाई किया जाता है और उसी प्रॉपर्टी के बेस पे आपको हैंडल को घुमाना पड़ता है और हैंडल घुमाने पर आप पूरी के पूरे व्हीकल को टर्न कर सकते हो। क्लियर? लेकिन आपने देखा होगा कि कोई राइडर है, वो राइडर क्या करता है बेटा? जब भी आप गाड़ी को मूव ऑन करते हो, गाड़ी को घुमाते हो तो राइडर बैलेंस टू हिज बॉडी अकॉर्डिंग टू द व्हीकल। बिकॉज अगर वो किसी पर्टिकुलर बाइक पर बैठा हुआ है, ठीक है, आपने बाइक रेसिंग देखी होगी, अगर वो पर्टिकुलर बाइक पर बैठा हुआ है तो वो अगर गाड़ी सीधी है, मतलब बाइक सीधी चल रही है तो बैठा रहेगा। क्लियर? अब मान लो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका वेट एक तरह से बाइक पर क्या दे रहा है? एक्शन फोर्स दे रहा है और बाइक आपकी बॉडी को क्या देगी? रिएक्शन फोर्स देगी। क्या देगी बेटा? रिएक्शन फोर्स। लेकिन आपने व्हीकल को टर्न कर दिया, अभी तो माना कि ये कैसा, ये एमजी हो गया और ये आ गया, बाइक क्या है? सीधी थी एकदम स्ट्रेट थी। अब सपोज आपने बाइक को टर्न कर दिया, अब बाइक को टर्न किया, सपोज जैसा मान लो इधर टर्न कर रहे हैं तो बाइक को आपने टर्न किया, तो टर्न किया तो एमजी कहां आएगा? नीचे की ओर। रिएक्शन फोर्स कहां होगा? इस डायरेक्शन। इसका मतलब ये आर और एमजी आपस में थीटा एंगल
अगर ये आपस में थीटा एंगल पर रोटेट हो गए तो ये आर और एम जी आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। कब सेटिस्फाई करेंगे? जब राइडर अपनी बॉडी का बैलेंस उसके वेट के अकॉर्डिंग बनाएगा। क्लियर? अगर माना कि आप किसी गाड़ी को टर्न करते हो, बाइक को टर्न करते हो और बाइक किसी एंगल पे टर्न हो चुकी है, क्लियर? अब बाइक यहाँ पे किसी एंगल पे टर्न हो गई है, लेकिन आपकी बॉडी आपने टर्न नहीं करी, वो केवल एकदम स्ट्रेट सीधी, तो बताइए गाड़ी का बैलेंस बनेगा? नहीं बनेगा। और गाड़ी का बैलेंस नहीं बनेगा तो फिर रिजल्ट आपके सामने होगा, क्या होने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। तो हमेशा याद रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने का ट्राई करेगा जब तक कि उस पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहने का ट्राई करता है और आप जब तक उस पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाओगे, अगर वो कंटिन्यू मोशन में है तो आप वो मोशन में ही रहेगा। क्लियर? आप एक्सटर्नल फोर्स लगाइए तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड डाउन करेगा, स्पीड अप करेगा या रुक जाएगा। गाड़ी में जब आप ब्रेक लगाते हो तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसके बाद स्पीड ऑफ द व्हीकल डाउन होती है, ठीक है? चलो, ये टॉपिक तो आपका इनर्शिया यहां पे फिनिश हो गया। अब लेते हैं बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन नामक जो साइंटिस्ट था वो न्यूटन बाबा था और न्यूटन बाबा ने गैलीलियो अरस्तु को फेल किया, गैलीलियो ने। क्लियर? अब उस गैलीलियो के जो रूल रेगुलेशन थे या गैलीलियो के जो नियम थे रिलेटेड टू द इनर्शिया या रिलेटेड टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके बेस पर न्यूटन्स ने अपने नियम दिए। तो उसने फर्स्ट लॉ को एज इट इज गैलीलियो से कॉपी कर लिया। क्लियर? भाई न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड होता है? इनर्शिया से रिलेटेड होता है, ठीक है? तो फर्स्ट लॉ में तो वही गैलीलियो थ्योरी के अकॉर्डिंग वही बात बोली है कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैव द टेंडेंसी टू रेस्ट or have the tendency in motion, unless external force is applied on it, then it will be stay away in initial condition. Clear? Due to the its inertia. अगर आपको उसकी स्टेट चेंज करनी है तो फिर आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पर सर आइजैक न्यूटन आपको लॉ देते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या देते हैं बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? न्यूटन ने यहां पर कंप्लीटली नंबर ऑफ 3 रूल्स या नंबर ऑफ 3 लॉज प्रोवाइड किए। क्लियर? देयर आर फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? और थर्ड इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने यहां पर मोशन से रिलेटेड नंबर ऑफ 3 लॉज प्रोवाइड किए। अब ये लॉज आपस में किस किस से रिलेटेड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये होता है रिलेटेड टू द इनर्शिया, रिलेटेड टू द इनर्शिया, ठीक है? ये होता है बेटा related to the action reaction, related to the second law है, तो ये होता है related to the rate of change in momentum, ठीक है? और ये होता है related to the action reaction। So there are number of 3 laws are present. Newton's given in 1960-72 के approx,
तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड रिलेटेड टू इनर्शिया। पूरी की पूरी जो इनर्शिया बेस्ड है। कहने का मतलब है कि जो इनर्शिया आपने पढ़ा है वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड है रेट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और थर्ड है बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड टू एक्शन रिएक्शन। क्लियर? अब आपको अगर मान लो मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करना है तो मैंने आपको इनर्शिया टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करना है तो फिर मुझे आपको मोमेंटम भी पढ़ाना पड़ेगा। तो हम ये करते हैं कि पहले इनर्शिया टॉपिक को नोट करेंगे, इनर्शिया टॉपिक फिनिश होने के बाद फिर मैं आपको मोमेंटम पढ़ाऊंगा, और मोमेंटम पढ़ाने के बाद फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों लॉ वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं मोमेंटम। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम टॉपिक नोट करने के बाद आपको कॉपी में लिखना है। तो मोमेंटम पहले पढ़ लीजिए। आज का टॉपिक है मोमेंटम। देखो अब मोमेंटम क्या होता है। जनरली आपको मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। मोमेंटम का मतलब क्या होता है वो सीखिए। आपने एक मिट्टी से बनी हुई बॉल ली, क्लियर? उस मिट्टी से बनी हुई बॉल को आपने किस पर फेंका? दीवार पर। वो मिट्टी से बनी हुई बॉल दीवार पर चिपक गई, क्लियर? जबकि आपने कोई रबर बॉल ली या प्लास्टिक की बॉल ली और वो प्लास्टिक की बॉल आपने दीवार पर फेंकी तो टकराकर आपके पास आती है। बताइए मिट्टी की बनी हुई बॉल और रबर की बनी हुई बॉल में क्या डिफरेंस है? भाई मिट्टी की बनी हुई बॉल का कॉन्सेप्ट यह है कि उसका मास ज्यादा था, क्लियर? मैक्सिमम मास वॉल ने क्या कर लिया? शिफ्ट कर लिया। मैक्सिमम मोमेंटम वॉल ने शिफ्ट कर लिया। रबर बॉल प्लास्टिक की बॉल थोड़ी हल्की होती है, क्लियर? तो उन्होंने क्या किया? इतना मोमेंटम शिफ्ट नहीं किया, कुछ मोमेंटम शिफ्ट करके आपको ट्रांसफर कर दिया। मतलब टकराकर रिबाउंस होना, इसे बोलते हैं मोमेंटम शिफ्टिंग होना। जब बॉल किसी पर्टिकुलर वॉल से टकराती है तो वहां पर मोमेंटम शिफ्टिंग होता है। क्या होता है? मोमेंटम शिफ्ट होता है, क्लियर? और 100% अगर मान लो आपने यहां से बॉल को बॉल पे फेंका, नहीं बॉल को बॉल पे फेंका, वॉल से टकराकर बॉल डायरेक्टली आपके पास आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि वॉल एंड बॉल के बीच में कोई मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ है, क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। देखो 9th क्लास का टॉपिक है मोमेंटम, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 11th क्लास में वापस रिपीट हो रहा है। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे मान लो आपके घर में एक फ्लोर है, क्लियर? सबके घर में टाइल्स या मार्बल कुछ लगा होता है। आपने छोटा सा पत्थर लिया और उसको h ऊंचाई से गिराया, आपकी जो हाइट है वहीं से गिराया, क्लियर? तो ज्यादा मार्बल या टाइल्स पर क्या होगा बेटा? निशान होगा केवल। लेकिन अगर एक बड़ा पत्थर आपने लिया और उस टाइल्स पर गिरा दिया तो टाइल्स क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ उसको मैं समझाता हूं। जैसे मान लो ये फ्लोर टाइल्स है, क्लियर? और ये फ्लोर टाइल्स पे आपने छोटा सा मास लगाया और यहां पर एक बड़ा पत्थर है उसको गिराना, ठीक है? अब ये छोटा सा जो मास है वो h हाइट पर है, ये बड़ा सा पत्थर है वो भी h हाइट पर है, क्लियर? अब इस टाइल्स पर अगर h ऊंचाई से या h हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है तो वह स्ट्राइक करेगा इस पॉइंट पर। कहां स्ट्राइक करेगा? इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। अब सबसे पहले तो उसकी स्ट्राइक वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले ये अगर मैक्सिमम हाइट पर है तो इसका u क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो व्हाट इज द स्ट्राइक वेलोसिटी? सर √2gh होगा। व्हाट इज द स्ट्राइक वेलोसिटी? √2gh होगा, क्लियर? दोनों का v कॉमन है। मैंने p1 लिया m इंटू v, क्लियर? मैंने p2 लिया कैपिटल M इंटू v, ठीक है? आपको अच्छी तरह पता है कि स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M। नाउ p
लेस देन P2। अगर स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M से डाउन है तो P1 की वैल्यू क्या रहेगी, P2 से डाउन रहेगी। इसका लो मोमेंटम है, क्या है बेटा, लो मोमेंटम, और इसका हाई मोमेंटम है। क्लियर? अगर इसका लो मोमेंटम है तो लो मोमेंटम के बेस पर आप क्या बोलेंगे, दैट इज अप्लाई लो फोर्स। क्लियर? और अगर इसका हाई मोमेंटम है तो दैट इज अप्लाई हाई फोर्स। क्या अप्लाई करेंगे, हाई फोर्स अप्लाई करेंगे। ये रीजन है कि इस छोटे से स्टोन को आपने फेंका फ्लोर पर तो फ्लोर ब्रेक नहीं हुआ, और ये बड़े से पत्थर को अगर उस टाइल्स पे डाला तो ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल सिखाया है, ये एग्जांपल होता है बेटा रिलेटेड मोमेंटम ऑफ फोर्स। अब सबसे पहला मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट मास इनटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। क्लियर? मोमेंटम को डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट मास इनटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। क्लियर? P बराबर क्या होता है, mv होता है। P बराबर क्या होता है, mv होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम होता है kg मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशन ऑफ P होता है m1 L1 P माइनस। क्लियर? अगर मैं इसको सीजीएस में लेके जाऊं, सीजीएस में हो जाएगा ये ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। इसमें हो जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। क्लियर? मोमेंटम की जहां बात कर ली वही मोमेंटम आपको टोटल एक्टिविटी ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करेगा। ठीक, अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा। देखो, जैसा मान लो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट P, चूंकि P बराबर होता है mv, तो mv क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर mv कांस्टेंट हो गया तो m इनवर्सली होगा नहीं। इसका मतलब अगर आप छोटे ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स से थ्रो करते हो तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और आप बड़े ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स से थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है बेटा, डाउन होती है। व्हाट इज द रिलेशन, न्यूमेरिकल वर्क है m1 m2 p2। अगर मान ली ऑब्जेक्ट हैव कांस्टेंट मास, चूंकि P बराबर होता है m कांस्टेंट, अगर m कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V होगा। यहां से क्या बोलेंगे, P1 P2 इज इक्वल टू V1। ये न्यूमेरिकल ऑर्डर के लिए। क्लियर? और थर्ड है ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब P बराबर क्या होगा, mv। V को मिलेगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m। इसका मतलब होगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ठीक, तो ये पूरी की पूरी थ्योरी आपको मोमेंटम डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगी। ये न्यूमेरिकल में काम आता है, ये भी न्यूमेरिकल में काम आएगा और ये भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। इस बार सीबीएसई ने क्या किया है
कि जो बेसिक फंक्शन है शुरुआत का लॉज ऑफ मोशन का, उसको डिस्क्राइब किया है मिनिमम ऑर्डर पे। इसका मतलब आपको मैक्सिमम ऑर्डर पे जो पढ़ना है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेबल थ्योरी ऑफ फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रिक्शन एंड बैंक कर्व लॉ। तो इनिशियल थ्योरी वैसे ही कम पढ़ानी है क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन से रिलेटेड है। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।